Hello everyone. So in our previous video we have completed PYQs of economics of CDS from 2024 till 2021. Now we will continue this video और मैंने जो इसका प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें वी हैव completed polity of CDS, CAPF and CSE plus economics of CDS, CAPF and CSE वो सब डाल दिया है उसमें। ठीक है, आप वहाँ से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो सारी की सारी वीडियोस। ठीक है, और बाकी ये नोट्स जो हैं आपको PYQ के नोट्स हैं जो भी हैं वो आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये जो ETF वाला क्वेश्चन है आपके पास, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब ये ETF पे आपको क्वेश्चन CSE में भी पूछा है, 2024 में ETF पे आया है। ठीक है, तो आप वहाँ पे कर सकते थे अगर यहाँ से पढ़ा होता आपने। ठीक है, CSE के लिए हेल्प हो जाता आपको। ओके, तो मैं CSE को ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, वो आप देख लेना। ठीक है, अब उसने बोला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं, क्या ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है, वही होता है ये, मतलब एक म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होता है, बट कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं म्यूचुअल फंड से ये। ठीक है, इट एक्सपीरियंसेस प्राइस चेंज। जी हाँ, अगर आप ETF में ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा कि हर रोज़ चेंज होता रहता है प्राइस। इट टिपिकली हैज़ लोअर डेली लिक्विडिटी एंड हायर फी देन, देखिए म्यूचुअल फंड में जो भी शेयर्स होते हैं उनसे हायर फीस नहीं होती है इसकी। ठीक है, सो आपका ये जो है वो गलत है। अगर आप देखोगे कि जो भी आपके एक्सपेंस रेशो वगैरह होती है ETF की कम होती है देन म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, ETF डज नॉट हैव इट्स नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेटेड वंस एट द एंड ऑफ द एवरी डे, और ये भी सही है। ठीक है, गलत क्या हो जाता है इसमें, C पार्ट हो जाता है। अब मैं आपको पेंशन सिस्टम पे करा चुकी हूँ, तो पेंशन सिस्टम में ज़्यादातर क्या किया जाता है, ईयर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आंसर उसने दिया वो 65 है, बट अगर आप अभी देखोगे तो ये एक्सटेंड हो गया है 70 ईयर्स तक। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली, देखिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये उस टाइम पे पूछा था। इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर कोई भी ऐसी हाई लेवल टास्क फोर्स जो है RBI कॉन्स्टिट्यूट करा था, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, दैट इज ये मैंने आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में मैं आपको पेमेंट बैंक्स करा रही थी उसमें मैंने आपको बताया होगा, इंडिया पोस्ट जो है वो पेमेंट बैंक है। इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बोला गया था, बिल्कुल सही है। उसने बोला इट स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन बाय एस्टैब्लिशिंग 2 पायलट ब्रांचेस हैदराबाद। तो देखिए इसको मैनिपुलेट करना कितना ईजी है, इसकी जगह और भी कोई हो सकती थी, सिटीज़ हो सकती थी, राइट। बट इसमें कौन कौन सी सिटीज़ हैं, 2 ब्रांचेस कहाँ पे थी, एक थी इसकी रांची में थी और एक कहाँ पे थी, रायपुर में थी। आंसर आ जाएगा ए पार्ट। अच्छा, उसने बोला जो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि टैक्स शिफ्ट होता है। ठीक है, कैसे शिफ्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोड्यूसर है, उसने कुछ कमोडिटीज़ को बेचा, प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब वो कंज्यूमर को बेचेगा। अगर इसको कॉस्ट लग रही है 10 रुपये, बट अगर ये बेच देता है 5 रुपये में, 15 रुपये में, तो क्या होगा, उसको यहाँ पे तो प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, प्राइस राइज करके प्राइस उसने बढ़ाया, बट जो भी टैक्स का कॉस्ट होता है, जो टैक्स होता है ना इस पर, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर इसको भी तो कुछ ना कुछ टैक्स भरना पड़ता है और इसको भी टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है, बट ये अपने टैक्स का जो बर्डन है वो किस पे ट्रांसफ़र कर देगा, कंज्यूमर के ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा। कैसे ट्रांसफ़र कर देगा, इस कमोडिटी के प्राइस को बढ़ा के, तो इसका मतलब ये कंज्यूमर पे आ गया। वहीं पे अगर प्रोड्यूसर को 10 रुपये लग रहे हैं बट उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है ज़्यादा, ठीक है, इतनी ज़्यादा सप्लाई वो बेच नहीं पा रहा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइस कम करना पड़ेगा 8। इसका मतलब जो यहाँ का टैक्स था वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, प्रोड्यूसर पे हो गया। ठीक है, सो टैक्स शिफ्टेड फॉरवर्ड, वो बोलता है आगे की तरफ होता है, मतलब कंज्यूमर्स को होता है। इफ द डिमांड इज इन इलास्टिक रिलेटिव टू, इन इलास्टिक मतलब क्या होता है कि डिमांड में कोई भी फर्क नहीं आ रहा है, सप्लाई चाहे कितनी भी हो, सप्लाई चाहे कम भी क्यों ना हो। अगर मान लो कि सप्लाई अगर कम भी है तो भी डिमांड में कोई फर्क नहीं आ रहा, इसका मतलब चाहे तुम सप्लाई बढ़ाओ चाहे तुम कम करो, तो डिमांड वैसी की वैसी है।
इसका मतलब अगर यहाँ पे सप्लाई कम होती है तो ये जो प्रोड्यूसर है क्या वो, या फिर जो भी सेलर है, क्या वो प्राइस बढ़ा सकता है? क्योंकि पता है डिमांड पे तो कोई असर नहीं होने वाला, लोग तो लेंगे ही लेंगे। इसीलिए इसका जो टैक्स है वो फॉरवर्ड कहाँ पे चला जाएगा? कंज्यूमर पे। वैसे ही इसका उल्टा क्या है कि टैक्स बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा अगर जो प्रोड्यूसर, इफ द सप्लाई इज रिलेटिवली मोर इन इलास्टिक, अगर सप्लाई ज़्यादा इन इलास्टिक है देन डिमांड, मतलब अगर डिमांड चाहे आपकी ज़्यादा हो रही है चाहे आपकी डिमांड कम हो रही है, बट आपकी सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब खुद बताओ, अगर यहाँ पे डिमांड वो बढ़ाएगा तो आपको सप्लाई भी तो बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं बढ़ाएगी, या फिर आपको प्राइस ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जो आपका टैक्स होगा वो बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, मतलब प्रोड्यूसर के पास ही, प्रोड्यूसर को ही इसका ब्रंट झेलना पड़ेगा। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका बोथ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। देखिए ये पहले भी, मतलब अभी रिसेंट पेपर्स में भी दीनदयाल के बारे में पूछा गया है आपका, ठीक है। अगर आप देखोगे इसमें उसने बोला दैट ये प्लेसमेंट लिंक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली फॉर रूरल गर्ल्स। अगर रूरल गर्ल्स होती तो यहाँ पे ही ग्रामीण कौशल जो होता है वो क्या गर्ल से ही होगा? जी नहीं, ठीक है। तो जो भी आपका रूरल यूथ है ये उसके लिए होगा, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट, और सॉरी नॉट करेक्ट पूछा तो ये आंसर हो जाएगा। एम क्या है कि हमें डेमोग्राफिक सरप्लस को डेमोग्राफिक डिविडेंड में कन्वर्ट करना होगा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है कि हमारी अभी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो यंग उस पे है, और हमें क्या करना पड़ेगा, उसको स्किल प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि हम उससे मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकें, ठीक है। स्कीम क्या करेगी, मोर देन 55, मैंने आपको बोला था अगर मोर देन आता है तो उसको आप पॉजिटिव स्टेटमेंट कंसीडर कर सकते हो। इट इज़ अ जनरेशनल पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है और इससे पॉवर्टी को एलिविएट किया जाएगा। सो आंसर इज ए पार्ट। उसने बोला ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में भी मैं आपको करा चुकी हूँ। मैंने बोला था कि अगर आपको प्रोडक्ट ए बनाना है और प्रोडक्ट बी बनाना है, ठीक है, सॉरी, उसने क्या बोला था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में क्या है कि अगर आपके पास क्या है कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो, मेन मुद्दा क्या होता है, हमें प्रोडक्शन करना है, ठीक है। अब उसने बोला प्रोडक्शन में अगर कोई भी इनपुट्स हैं, इनपुट्स मैंने आपको फर्टिलाइजर वाला बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर है, एक इनपुट फर्टिलाइजर है, एक इनपुट आपका लैंड है, एक इनपुट आपका सीड लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है। अब उसने बोला है इनमें से एक को आप क्या करोगे, वेरिएबल रखोगे, बाकी सबको कांस्टेंट, जितने भी इनपुट्स लग रहे हैं सबको आप कांस्टेंट रखोगे बट एक को वेरिएबल रखोगे। तो इनिशियली क्या होगा, अगर आप एक को इंक्रीज करोगे, जो वेरिएबल वाला उसको चेंज करके इंक्रीज करोगे, तो आपकी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, वो इंक्रीज होगी। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो स्टॉप हो जाएगी, एंड एक टाइम ऐसा भी आएगा तो वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। कैसे, अगर आप एक बार फर्टिलाइजर आपने ऐड किया, बाकी सब कांस्टेंट है, इनको नहीं हिलाना आपको, बस इनको क्या करना है, फर्टिलाइजर को ही आपको क्या करना है, चेंज करना है या फिर इंक्रीज। अब आपने क्या किया, एक बार फर्टिलाइजर को इंक्रीज किया तो यील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। अब फिर से फर्टिलाइजर डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, सेम लैंड पे सेम सीड से, तो क्या आपकी मतलब जो प्रोडक्टिविटी है वो एक टाइम आएगा ना स्टॉप हो जाएगी। एंड इवन एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ज्यादा फर्टिलाइजर डालने से क्या हो जाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी या लैंड डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो एक टाइम आएगा जो मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल मीन जो एडिशनल आपकी यील्ड बढ़ रही थी, तो एडिशनल वो यूटिलिटी जो है वो डिग्रेड होना या डिमिनिश होना स्टार्ट कर जाएगी, ठीक है। आंसर इज बी पार्ट। नाउ मूविंग टूवर्ड CDS 2 2018, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट RBI, तो ये उस टाइम का आपका क्या था, करंट अफेयर था, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट हाँ आपको अगर RBI कोई भी स्टडी लाता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका आंसर रूरल डेवलपमेंट था। उसके बाद है कैबिनेट डिसीजन जो था, देखिए मैंने आपको MSP पे ना बहुत अच्छे से पढ़ा दिया क्योंकि इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया। अब यहाँ से भी देखिए MSP पूछा हुआ है। उसने बोला कैबिनेट जो परसेंटेज इंक्रीज, किसका इंक्रीज करना पड़ेगा, तो मेज़ के लिए उन्होंने MSP किया था, क्योंकि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेज़ उगाएं। चलिए, उसने बोला है दैट ओवरऑल अगर आप फिस्कल डेफिसिट, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या फिस्कल डेफिसिट है, क्या सब चीज़ें मैंने आपको कराई है, अच्छे से देख लेना आप उसको। फिस्कल डेफिसिट ऑफ द स्टेट इन इंडिया ड्यूरिंग दिस स्टेट अबव द FRBM, तो फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा रहा थ्रेशोल्ड से, तो हाँ
हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। स्पेशल कैटेगरी की स्टेट हैड रन हायर लेवल ऑफ, अब देखिए कि क्या ये इसका रीज़न है, बिल्कुल है, क्योंकि इसने पहले बता दी कि फिजिकल डेफिसिट बढ़ा हुआ था, बट इसने बोला कि जो स्पेशल कैटेगरी के थे हैड रन अप अ हायर लेवल ऑफ फिजिकल डेफिसिट, वहाँ पे हुआ, उस वजह से हुआ। तो ये क्या आ जाएगा, इसका ए पार्ट आ जाएगा। फिर उसने बोला देयर हैज़ बीन अ शार्प डिक्लाइन इन सेविंग, सेविंग रेट जो है इंडियन इकोनॉमी में वो डिक्रीज हुआ। अब दूसरा बोला उसने कि हाउस होल्ड और पब्लिक सेविंग्स में फॉल आया, इसका मतलब इसकी वजह से ही शार्प डिक्लाइन आ सकता है। सो रीज़न भी है, दोनों सही भी है, सो ए आ जाएगा। उसने बोला प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च हैव सिवियरली लैग्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, हाँ तो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, तो सही है। यूनिवर्सिटी प्ले अ रिलेटिवली स्मॉल रोल इन रिसर्च एक्टिविटीज़, क्या यूनिवर्सिटी कम रोल कर रही है इस वजह से ऐसा हो रहा है, जी नहीं। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, दोनों करेक्ट तो हैं, यूनिवर्सिटीज़ कम कर रहे हैं बट ये इसका रीज़न नहीं है। सो आंसर क्या आ जाएगा, इसका बी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है इंडिया में स्टिल अकाउंट फॉर सब्सटैंशियल शेयर इन टोटल एम्प्लॉयमेंट एंड देयर हैज़ बिन नो डिक्लाइन इन वॉलेटिलिटी, क्या कोई वॉलेटिलिटी नहीं हो सकती क्या, ऑब्वियसली यार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है आपकी, ठीक है। सो इसका सेकेंड आपका फॉल्स है, ये तो और इजी हो जाएगा, सी पार्ट। चलिए उसने बोला है जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, अगर आपको आता है तो करिए, नहीं आता तो प्लीज़ छोड़ दीजिए ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। इसका आंसर आपके पास ए है। यहाँ पे देख रहे हो जेएम कीन्स आया, और जेएम कीन्स बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है, ठीक है। चलिए ये भी उस टाइम का था, तो आपको बजट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस जो भी बजट होगा वो मैं आपको करा दूंगी, ठीक है, एक अलग से वीडियो पे। अपडेटेड वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक का चाहे डेटा हो, चाहे आपका कोई भी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका डेटा है, रिपोर्ट है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडेक्स है, इंडेक्स को हम अलग से वीडियो में करेंगे, ठीक है। उसने बोला इंडिया इज द 6th बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तब 6th थी, अब 5th हो चुकी है। सो उस टाइम पे कौन किससे अहेड नहीं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अहेड ऑफ इंडिया, इंडिया से आगे नहीं है, दैट इज फ्रांस। अच्छा, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स कौन कौन से ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, दैट इज जोग्राफिकल इंडिकेशन, है ना। जोग्राफिकल इंडिकेशन वही चीज़ों के लिए दिया जाता है जो एक पर्टिकुलर जगह पे आपको मिलती है, ठीक है। चलिए नाउ वी हैव अ सीरियस वन 2019 फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिमांड के लिए क्या एजम्पशन नहीं है। देखिए जो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड के लिए कुछ एजम्पशंस लिए जाते हैं, ठीक है। देयर आर नो चेंजेस इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज ऑफ कंज्यूमर, अगर मैं आपको अच्छे से बता दूँ तो इसमें क्या किया जाता है, लॉ ऑफ डिमांड में सिंपल ये होता है कि जितने भी फैक्टर्स हैं आपके उसको हम कांस्टेंट या इक्वल रखेंगे, तो वो बोलता है कि जैसे जैसे एक गुड का प्राइस इंक्रीज करोगे, आप बढ़ाओगे, तो उससे क्या हो जाता है, जो क्वांटिटी होती है वो डिक्रीज करती है, दैट इज यहाँ ऐसे आती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर क्वांटिटी, दिस इज योर प्राइस। अगर प्राइस आप बढ़ा रहे हो, जैसे यहाँ पे आ गया प्राइस बढ़ा दिया, तो इसका जैसे पहले यहाँ पे प्राइस था तो लगा लो प्राइस कम था तो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। बट वैसे ही अगर प्राइस ज़्यादा होगा आपका तो इससे क्या होने लग पड़ेगा, डिमांड आपकी कम होती जाएगी, तो इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोप होता है या फिर नेगेटिव स्लोप होता है। अब एजम्पशंस ये लिए जाती हैं कि एक तो कंज्यूमर का जो इनकम है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, फिर इनकम भी नहीं होनी चाहिए, प्रेफरेंसेस चेंज नहीं होनी चाहिए, एंड देयर आर नो चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। बट ये है कंज्यूमर आर अफेक्टेड बाय डेमोन्स्ट्रेशन एक्ट। देखिए डेमोन्स्ट्रेशन एक्ट में होता क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन में ये होता है कि आप किसी और चीज़ की वजह से इन्फ्लुएंस हो जाते हो। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इमिटेट करने लगते हो आप बिहेवियर बाय इंडिविजुअल ग्रुप कॉज बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्शंस, किसी को ऑब्जर्व करके देखा, अच्छा यार उसके पास ये चीज़ है, मैं भी जाऊँगा ले आऊँगा, ठीक है। तो वो क्या होता है डेमोन्स्ट्रेशन। तो इसमें क्या लिया जाएगा, जम्पशन ये लिया जाएगा कि अगर देखिए लॉ ऑफ डिमांड तभी काम करेगा अगर ये एजम्पशंस को माना जाएगा। अगर मान लीजिए आप अफेक्ट हो जाते हो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट से, इसका मतलब अगर कोई चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है पर एक दूसरे को देखा आपने, चाहे वो प्राइस बढ़ क्यों नहीं गया फिर भी आप लेके आ जाओगे, है ना, फिर भी डिमांड बढ़ सकता है। बट उसने बोला ये एजम्पशंस ये ली जाएंगी कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो भी सेम है,
उनके टेस्ट या प्रेफरेंस में भी कोई चेंज नहीं आया है, और प्राइस जो है सब्स्टिट्यूट गुड का उसमें भी कोई चेंज नहीं आया है, तो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी डिमांड कम होती जाएगी। ठीक है, आंसर सी पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। ओके, व्हेन टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करती है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल इज दिस। देखिए टोटल यूटिलिटी क्या होती है कि सब चीज़ मिला के जितनी भी आपकी कैपेसिटी है यूटिलिटी, दैट इज टोटल यूटिलिटी, और उसमें मार्जिनल भी आएगी। मार्जिनल मतलब क्या होता है, कोई भी एडिशनली तुम क्या चीज़ बना सकते हो, है ना, एडिशनल तुम कितना कंज्यूम कर सकते हो, एडिशनल कितने यूनिट्स तुम कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज योर मार्जिनल। बट टोटल है कि टोटल तुम कितना कंज्यूम कर सकते हो। उसने बोला अगर टोटल तुम्हारा मैक्सिमम है, मतलब इससे ज़्यादा तुम क्या नहीं कर सकते हो, यूटिलिटी कंज्यूम नहीं कर सकते हो, इसका मतलब एडिशनल तो कुछ नहीं होने वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगा। ऑब्वियसली जो एडिशनल यूटिलिटी है, एडिशनल जो कंजप्शन होगा वो तो जीरो ही हो जाएगा। ये तो सही है। व्हेन टोटल यूटिलिटी, अगर टोटल यूटिलिटी तुम्हारी कम हो रही है ना, मतलब तुम उतना कंज्यूम नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है तो तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी भी नेगेटिव में जाएगी। ये भी सही है। जब टोटल यूटिलिटी तुम्हारी बढ़ रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो सकती है, पॉजिटिव। जी हाँ, अगर तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ी इसका मतलब तुम एडिशनल चीज़ को कंज्यूम कर सकते हो, तो वो भी पॉजिटिव जाएगी। ये भी सही है। जब उसने बोला टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तो मार्जिनल एंड एवरेज यूटिलिटी आर इक्वल टू ईच अदर। जी नहीं, मैंने अब यहाँ पे देखिए जो ए है और डी है, या तो ए सही हो सकता है या तो डी। इसमें बोल रहा है कि जीरो हो सकता है, इसमें बोल रहा है कि वो इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल नहीं होगा आपका, सो आंसर आ जाएगा आपका डी पार्ट। गलत पूछा ना उसने। अब क्या है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए। उसने बोला व्हेन सम गुड्स और प्रोडक्टिव फैक्टर्स आर कंप्लीटली फिक्स इन अमाउंट रिगार्डलेस ऑफ प्राइस, द सप्लाई कर्व इज। देखिए हमारे पास यहाँ पे होता है प्राइस, यहाँ पे होता है हमारे पास अमाउंट ऑफ गुड्स, अमाउंट ऑफ गुड्स, तो हमारी सप्लाई, दिस इज सप्लाई कर्व आ जाएगा। इसको क्या बोलते हो आप, सप्लाई कर्व बोलते हो। ठीक है, उसने बोला अगर आप क्या करते हो, अमाउंट ऑफ गुड्स, जितने भी आपकी गुड्स हैं अगर आप उसको कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे 5 है तो वो 5 के आप क्या करोगे, बेचोगे गुड्स, 5 से ना ज़्यादा ना कम बेचोगे। अब इसका प्राइस चाहे बढ़ेगा बढ़ेगा चाहे कम होगा, चाहे बढ़ेगा चाहे कम होगा, आप इतने ही प्रोडक्ट्स को क्या करोगे, बेचोगे। इतने ही प्रोडक्ट 5, इसका मतलब एक यहाँ पे पॉइंट, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो सीधा हुआ ना, तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल। नेक्स्ट वो बोल रहा है इनमें से कौन सा कैनन्स ऑफ टैक्सेशन है जो एडम स्मिथ ने नहीं बोला था। देखिए उन्होंने इक्वालिटी की बात की थी, सर्टेनिटी की बात की थी, कन्वीनियंस की भी बात की थी, बट फिजिकल एडिक्वेसी की बात नहीं की थी, बिकॉज ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव चला जाता है। ठीक है, ये ऐसा, इसका मतलब ये होता है कि जितना भी तुम्हें एक्सपेंडिचर के लिए पैसा चाहिए तुम उतना टैक्स रेवेन्यू से कलेक्ट करोगे, ऐसे भी करके। ठीक है ना, जितना ज़्यादा तुम टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करोगे उतना अच्छा है। बट उन्होंने इक्वालिटी में मतलब क्या था कि जितनी आपकी मतलब जितनी आपकी इनकम है उसके हिसाब से आप टैक्स पे करोगे। ऐसा नहीं है कि हर कोई, किसी की ज़्यादा इनकम है तो वो ज़्यादा टैक्स पे करता है, किसी की कम है तो कम पे करता है। ठीक है, प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए। सर्टेनिटी क्या होनी चाहिए कि कोई टैक्स अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो कुछ सर्टेन होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी बहुत ज़्यादा लगा दे रहे हो। ठीक है, और इवन टैक्स पेयर को पता होना चाहिए कि वो सच में ये चीज़ ओ करता भी है कि नहीं करता। ठीक है, कन्वीनियंस क्या है कि जो भी टैक्स, जिस तरीके से भी टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है वो दोनों के लिए ही कन्वीनियंट होना चाहिए, कि हमारे लिए भी ईजी हो पे करना और गवर्नमेंट के लिए भी ईजी हो उसको लेना। इकोनॉमी क्या है कि जो भी जिस तरीके से आप टैक्स कलेक्ट करते हो उसमें जो पैसा लग रहा है वो भी कम होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर इज डी पार्ट। अच्छा ऊपर रहेगा क्वेश्चन। उसने बोला दैट विच कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इनडिफरेंस कर्व। देखिए जो इनडिफरेंस कर्व होता है ये क्या बताता है, अलग अलग पॉइंट्स के बारे में बताता है। ठीक है, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिखाते हैं दो गुड्स के, जो आपको सेम क्या देंगे, यूटिलिटी देंगे। क्या देंगे, सेम यूटिलिटी देंगे कंज्यूमर्स को। ठीक है,
मतलब क्या होता है सिंपल भाषा में अगर आपको मैं बताऊं कि आपका एक कर्व है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ऐसा कर्व होता है, ऐसे ऐसे कर्व्स बनते हैं, ठीक है। तो इसमें होता है कि कोई भी अगर आप पॉइंट ले लोगे इसमें, ठीक है, अलग अलग है, तो जो सेटिस्फैक्शन होगा कंज्यूमर का वो सेम होगा। मतलब क्या है कि अगर मैं आपको 2 एप्पल्स दूं, 5 बनानास दूं, या फिर 3 बनानास दूं, 4 एप्पल्स दूं, तो पॉइंट्स तो अलग अलग हैं, ठीक है, बट आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा दोनों में सेम होगा, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन, बिल्कुल सही है। तो ऑरिजिन जो ऑरिजिन होगा, ये ऑरिजिन से कॉन्वेक्स होंगे, बिल्कुल सही है। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल सही है कि जितना ज्यादा कर्व होगा इसका मतलब उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन है। एंड टू इंडिफरेंस, देखिए याद रखिएगा, 2 इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 and 2। अब आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसका लीगल एग्जिस्टेंस है क्योंकि ये रजिस्टर की जाती है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। देयर इज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी होती है शेयर होल्डर की, बिल्कुल सही है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट सही है। और कलेक्टिव ओनरशिप होती है, ये भी सही है क्योंकि जॉइंट है ना, जॉइंट का मतलब ही कलेक्टिव होता है। सो आंसर इज 1, 2, 3 and 4। ओके, नाउ द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कोल इंडिया लिमिटेड। उसने बोला है दैट इट इज डेजिग्नेटेड एज महारत्न कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो ये सही है, जबकि कोल इंडिया लिमिटेड आती है वो महारत्न है, ठीक है। आपको ये देखना है कि कौन कौन सी महारत्न है, कौन कौन सी मिनी रत्न है। ये मैंने सब आपको एक CPF का रिसर्च पेपर दिया था जिसमें PYQs कराए थे, तो उसमें है वो, ठीक है, देख लेना। उसने बोला इट इज द सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। देखिए ये भी आपका सही है कि सिंगल और सबसे बड़ी आपकी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है पूरे वर्ल्ड की। अब उसने पूछा है दैट हेडक्वार्टर ऑफ कोल इंडिया जो है वो लिमिटेड इज लोकेटेड एट रांची। जी नहीं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, कोलकाता में है। और अभी आप देखोगे ये आपका CDS 1 2019 का क्वेश्चन है ना, तो ये आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा CDS 1 2020 में भी मिलेगा, दैट आई विल टेल यू, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1 and 2। ओके, चलिए अब मार्केट सिचुएशन, ये मैंने आपको बहुत बार करा दिया, अब सारे के सारे बहुत बार करा दिया है कि जहाँ पे तुम सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, मतलब सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाते हो, जैसे सोप है बट सोप के ब्रांड्स अलग अलग हैं, है ना, तो सिमिलर है बट सिमिलर प्रोडक्ट्स बना रहे हो बट एक जैसे नहीं। जैसे डव का सोप है तो सोप ही ना, सिमिलर प्रोडक्ट है। और एक जगह डेटॉल है, तो दोनों ही साबुन है बट ब्रांड्स अलग है, सिमिलर है बट आइडेंटिकल नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक। ओलिगोपोली मैंने आपको बता दी, जैसे मोबाइल ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं उन्हीं की मोनोपोली है। परफेक्ट कंपटीशन भी मैंने आपको बता दिया, एक जैसा प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट है अपने पास, इन्फ्लेशन कंटिन्यू टू बी मॉडरेट। जी हाँ, मॉडरेट रही है। सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन फूड इन्फ्लेशन पर्टिकुलरली पल्सेस एंड वेजिटेबल्स ड्यूरिंग। क्यों मॉडरेट रही होगी, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन जो है पल्सेस वेजिटेबल्स में वो थोड़ी कम है, तो इसका आंसर है C पार्ट। उस टाइम का है क्वेश्चन, तो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी कभी पूछा तो नहीं गया, बट ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं और आपको नहीं आता हो तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दो, ठीक है। बाकी इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दैट इज़ लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। अब जॉन मेनर्ड कीन्स है, ये मैंने आपको करा चुकी हूँ, ठीक है, बार बार। तो एक पेपर है आपका CAPF का, तो उसमें 2 बार पूछा हुआ है जॉन मेनर्ड कीन्स, जॉन मेनर्ड कीन्स। CAPF है क्या, आई थिंक, हाँ CAPF में आया है जॉन मेनर्ड कीन्स। तो एक ही पेपर में आपके 2 बार जॉन मेनर्ड कीन्स था, तो मैंने आपको बोला था इसमें से एक का आंसर कीन्स ही होगा। तो देखिए, तो वो किसके ऊपर था, इफेक्टिव डिमांड के ऊपर था, जो टोटल आपकी डिमांड होती है दैट इज, उस पर बोला था इससे। चलिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इंपॉर्टेंट, मैंने योजना यहाँ पे लिख दी, आप प्लीज़ यहाँ से पढ़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी आ चुकी हैं, उसने बोला है दैट फ्री ट्रीटमेंट अवेलेबल किया जाएगा प्राइवेट, बिल्कुल सही है। कैशलेस एंड पेपरलेस एक्सेस होगा, जी हाँ।
गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है 5 लाख का इंश्योरेंस, ये तो आपने बहुत बार सुन लिया होगा, ये भी सही है। एंड जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस है वो भी कवर किए जाएंगे। सो 4 वाला आपका गलत है, 1, 2 एंड 3 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट इज अबाउट ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया। तो इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसने ठीक लिखी हुई है, जन औषधि परियोजना ही है और रजिस्टर्ड की गई है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर। जी हाँ, तो ये दोनों ही आपके सही हैं। PSU है ना, सही है। चलिए अब आता है, देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक, मैंने आपको CSE में आया था ये, तो ये 2019 में यहाँ पे आया ना, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये कौन सा पेपर है आपका? CSE 2016 में आ चुका और इससे पहले भी आ चुका है। ये देखिए, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक पूछा था, तो किसका है? ब्रिक्स नेशन का। ये मैंने आपको करा दिया है, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन में हुआ था। इससे पहले आपको ये पूछा था कि फोर्टालेजा डिक्लेरेशन में क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, यहाँ कुछ भी ऐसा पूछा था। ठीक है, तो अगर ये सॉल्व किया होता तो ये सीरियस वाला हो जाता। तो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, तो इसका मतलब कनाडा नहीं होगा। ये भी आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज छोड़ दो ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, उसमें जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो कौन देख रहा है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये भी मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये चेयरमैन जो भी होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उस टाइम पे ये थे। अब देखो, मैंने ऊपर बताया डेमोग्राफिक डिविडेंड, अभी बताया ना ऊपर डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो उसने उस पर ही पूछ लिया कि क्या होता है। तो ये क्या होता है? राइज इन रेट ऑफ इकोनॉमी, कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है वर्किंग एज के शेयर से पॉपुलेशन इन द पीपल इन द पॉपुलेशन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इकोनॉमिक मॉडल्स इज नॉट करेक्ट? इकोनॉमिक जो मॉडल्स होते हैं उसमें क्या होता होगा? सिंप्लीफिकेशन किया जाता है, मॉडल है ना, तो क्या करेगा वो? सिंप्लीफिकेशन करेगा, सही है। रिप्रेजेंट करता है होल या पार्ट ऑफ अ थ्योरी, थ्योरी का पूरी थ्योरी भी बता सकता है, पार्ट भी बता सकता है। देखिए एक्सप्रेस ओनली, ओनली क्या होता है? एक्सट्रीम चला गया ना ओनली इसमें। थ्रू इक्वेशन से ही क्या तुम मॉडल्स बता सकते हो। एंड हेल्प करता है इन गेनिंग एन इंसाइट इनटू कॉज एंड इफेक्ट, तो ये भी जनरल स्टेटमेंट है, तो ये गाड़ी गलत हो जाएंगे, नॉट करेक्ट इज दिस। ये मैंने अभी ऊपर ही बताया आपको, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है? आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी डिमांड कम होती जाएगी, तो नीचे की तरफ आएगा डिमांड कर्व, सो इट्स नेगेटिव। फ्लोर प्राइस क्या होता है? ये तो अब आपको पता ही चल गया होगा, MSP होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है डिटर्मिनिंग द MSP के लिए क्या क्या जरूरी नहीं होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बट ऑब्वियस ये तो होगा ही होगा। प्राइस ट्रेंड क्या चल रहा है डोमेस्टिक मार्केट में या इंटरनेशनल, ये भी सही है। इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी क्या है, ये भी सही है। बट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नहीं आता इसमें। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्यों आएगा इसमें? ह्यूमन डेवलपमेंट आपको करा चुकी हूँ मैं कितने बार, ये थे आपके महबूब उल हक थे, और उसके बाद प्लस अमर्त्य सेन बाद में, ये दोनों मिलके इन्होंने क्या किया था? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को डेवलप कराया था। ठीक है, बाकी मैं इंडिकेटर्स आपको इसके बता चुकी हूँ। इन्वेस्ट इंडिया पे है, उसने बोला इट इज़ अ जॉइंट वेंचर है, बिल्कुल सही है। एंड इट इज़ अ नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी हमारे इंडिया की, तो ये दोनों ही करेक्ट है। बट अगर इस टाइप का क्वेश्चन ना आता हो तो प्लीज़ छोड़ दीजिए ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, गलत होने की प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इनमें। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पर्सनल डिस्पोजेबल, कि आपकी जो पर्सनल है इनकम है उसमें से आप कितना यूज़ कर सकते हो, तो कितना कर सकते हो? पर्सनल इनकम में से आप क्या माइनस करोगे? जितने भी आप डायरेक्ट टैक्सेस देते हो या फीस देते हो, फाइन्स देते हो, वो सब निकाल दोगे, तो जो बच जाएगा उसी को आप डिस्पोज कर सकते हो ना। तो इस आंसर इज दिस। प्राइवेट थोड़े ना इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड नहीं, गिफ्ट्स रिसीव्ड। गिफ्ट जो तुम्हें मिल गया वो तो तुम उल्टा, तुम्हारे पास अच्छी चीज़ें हैं ना, जो मतलब कि एसेट की तरह ही है ना, जा थोड़े ना रही है तुमसे। वर्किंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म इन अ फ्री मार्केट रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? देखिए जब भी प्राइस मैकेनिज्म जो भी चल रहा है वो किस पे, प्राइस किस पे डिपेंड करता है बताओ? इंटरप्ले बिटवीन फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कितना डिमांड है कितना सप्लाई, क्या उस पर प्राइस डिपेंड करता है? जी हाँ, जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा उतनी कम डिमांड होगी और उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी। सो ए आ जाए। इन्फ्लेशन रेट, इकोनॉमी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जी नहीं, या फुल एम्प्लॉयमेंट, जी नहीं। इंडेक्सेशन क्या होता है? देखिए आज की गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी वैल्यू है आज के उसमें या एक पर्टिकुलर ईयर में अपॉन बेस ईयर में क्या वैल्यू है इनटू 100, दैट इज योर इंडेक्सेशन। अब ये क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल आज इन्फ्लेशन बढ़ गया, ठीक है, तो क्या तुम्हारे वेजेस सेम के सेम रहेंगे?
जी नहीं, आपके वेजेस को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है, वेजेस बढ़ाने पड़ेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू वो बढ़ गई है अगर आप बेस ईयर से कंपेयर करोगे, तो इसका मतलब आपको वेजेस भी बढ़ानी पड़ेंगी। तो ये हेल्प करता है इंडेक्सेशन, ठीक है, इंडेक्सेशन एडजस्टमेंट करता है इन्फ्लेशन को। सो ये किस में हेल्प करता है? फिक्सिंग ऑफ वेज कॉम्पनसेशंस। सो हियर वी हैव क्वेश्चन अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मैंने आपको इतने बार अब करा दिया है, आई डोंट थिंक सो आपको इसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए। उसने बोला कौन सी डायमेंशन नहीं है। सो अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज, एक्सेस टू बैंकिंग। देखिए, बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल प्रोविजन से रिलेटेड कोई भी एक्सेस नहीं के बारे में नहीं डायमेंशन है, बाकी आपका है डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, गिनी कोफिशिएंट के बारे में होता है। गिनी कोफिशिएंट किसके लिए होता है? इनकम इनइक्वालिटी के लिए होता है, और इसका जो वैल्यू होता है वो 0 से 1 होता है। इसका मतलब अगर 0 है गिनी कोफिशिएंट, इसका मतलब वो जो भी इकोनॉमी है वो इक्वल है, मतलब परफेक्टली इक्वल है। और यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, 1 पे होगा तो, ठीक है। चलिए CDS 1 2020 पे चलते हैं। उसने बोला इसमें से कौन सा इज नॉट करेक्ट अबाउट रेपो रेट। सो क्या ये इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑन ओवरनाइट? जी हाँ। तो आपको पता ही है रेपो रेट क्या होता है, कौन चार्ज करता है? सेंट्रल बैंक चार्ज करता है। किससे चार्ज करता है? कमर्शियल बैंक से चार्ज करता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ये इंटरेस्ट रेट होता है, अग्री किया जाता है एंड द लोन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, ठीक है। तो मतलब एक लोन कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर फॉर एग्जांपल कि कमर्शियल सेंट्रल बैंक है तो वो क्या करता है, कमर्शियल बैंक से पैसा लेता है, सॉरी कमर्शियल बैंक को पैसा देता है, एक रेट पे देता है, और अग्री किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे अग्री किया जाता है कि आपको इतना इंटरेस्ट रेट भरना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट इट इज अ कॉस्ट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी, दैट इज नॉट करेक्ट। व्हाट इज कैश रिजर्व रेशो? कैश रिजर्व रेशो होती है, ये वो अमाउंट होता है जो कमर्शियल बैंक RBI के पास रखते हैं, ठीक है। सो शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी दैट बैंक हैव टू होल्ड एज बैलेंस विद द RBI, ठीक है। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होती है जो बैंक्स को खुद के पास रखनी पड़ती है। अब उसने बोला इकोनॉमिक्स में अगर आप डायग्राम देखोगे, हैज़ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर आपके पास है दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, अगर मैं बोलूँ कि x इज इक्वल टू वाई, तो क्या होगा? ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है, तो x इज इक्वल टू वाई है। इसका मतलब अगर ये 2 है, ये भी 2 है, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे है। ये 3 है तो ये भी 3 है, इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे आएगा। ये 4 है, ये भी 4 है आपका, तो पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा। इसका मतलब कैसे होगा? एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो व्हाट इज द टैक्स इन एज्यूम कैसे करेंगे? तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जो दोनों के दोनों वेरिएबल्स है वो सेम यूनिट के हैं, फिर ही होगा ना। और उसने बोला 45 एंगल पे, तो 45 एंगल पे तो ऐसे ही आ सकता है ना, दिस इज योर 45 एंगल। ग्राफ जो बन रहा है वो क्या है? 45 एंगल, तो 45 एंगल पे तो इक्वल ही होना चाहिए ना। चलिए अब क्या है अपने पास, आयुष्मान भारत स्कीम में आपको बता चुकी हूँ। इसमें क्या होता है, 5 लाख रुपीज़ दिया जाता है पर फैमिली एनुअली, ठीक है। तो यहाँ पे गलत आ जाता है, आपका 10 लाख नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट। बाकी आप देख सकते हो कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है पर हॉस्पिटलाइजेशन, फिर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन और प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं, और फैमिली साइज पे कोई भी कैप नहीं है। सो दिस इज ऑल आर करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। 4 पिलर्स कौन कौन से होते हैं हमेशा याद रखना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या देखना है। सबसे पहले ये देखिए कौन सा इसमें ऐसा है जो बार बार से, इक्विटी तो सब में होगा, ठीक है सब में। और इंक्लूजन, इंक्लूजन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, मतलब सबसे ज़्यादा इंक्लूजन आ रहा है तो हम इंक्लूजन को भी पकड़ के रखते हैं, ठीक है। मेरी बात याद रखना, जब आप ऐसे क्वेश्चन में फंसते हो, अगर आपको कुछ ऐसे वर्ड दिखते हैं जो यूपीएससी के फेवरेट है, जैसे कि सस्टेनेबिलिटी जो रहती है, दैट इज वेरी मच, आप बोल सकते हो फेवरेट रहता है यूपीएससी का। तो अगर आपको सस्टेनेबिलिटी वाला कोई भी ऑप्शन दिखता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्या रहता है, सही रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या है आपका, इक्विटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। चलिए अब ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया आपका जो मैंने ऊपर बताया था, CDS 1 2019 में था, कोल इंडिया लिमिटेड से था। तो उसमें हेडक्वार्टर आपका रांची दिया हुआ था, इसमें कोलकाता, उसी में बताया कि कोलकाता है, इसीलिए बोलती हूँ कि पढ़ना जरूरी है PYQ। तो ये आंसर सही है, ये सही है। उसने बोला ये भी उसने दिया था कि ये सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी, ये भी मैंने बोला सही है, तो ये भी सही, ये भी सही। तो आपका अब देखते हैं, CIL ऑपरेट करता है थ्रू 82 माइनिंग एरिया स्प्रेड ओवर 20 प्रोविंशियल स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो क्या ये 20 प्रोविंशियल स्टेट्स पे ऑपरेट करेगा? खुद सोच के देखो, ऑब्वियसली नॉट। सो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 and 3 इज आंसर। उसने बोला जो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी इन रिस्पेक्ट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अगर आप देखोगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं इज रिलेटेड टू ट्रेड ना, ट्रेड ही तो हो रहा है, पेटेंट दी जाती है, कॉपी राइट्स होती हैं, राइट। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? ऑब्वियसली कोई ऐसी मिनिस्ट्री होगी जो इंटरनेशनल ट्रेड या फिर जो इंटरनल ट्रेड है उससे वो डील करता होगा। सो दैट इज सी।
अब यहाँ पे हैवी इंडस्ट्री, दिस इज ऑल्सो फैक्चुअल क्वेश्चन, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप छोड़ सकते हो। इसका आंसर क्या है आपका, कौन कौन देखता है हैवी इंडस्ट्री, तो ऑब्वियसली हैवी इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री होगी अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, सो आंसर इज डी पार्ट। नेक्स्ट आपके पास आता है, ये भी मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ अभी पीछे, ठीक है, तो अभी बार बार नहीं बताऊंगी मैं। इसमें क्या आ जाएगा, मैंने बताया था कि मोनोपोली क्या है कि एक ही प्रोड्यूसर कोई भी कमोडिटी बेसिस, सो ओनली वन प्रोड्यूसर अगर सेल करता है तो बी का वन आ जाएगा। बी का वन है, इन दोनों में से एक आएगा। देन उसके बाद आता है परफेक्ट, मैंने क्या बोला था कि आप क्या करते हो, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स को बेचते हो। ओलिगोपोली होता है जिसमें कुछ ही प्रोड्यूसर्स होते हैं आपके, ठीक है, तो कुछ ही है, तो आपके पास आ जाएगा डी का 2, सो आंसर इज बी पार्ट, ठीक है। बाकी मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है कि आप सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हो बट सेम नहीं होता, आइडेंटिकल नहीं होता बट सिमिलर होता है। परफेक्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से, तो प्लीज कर लेना। अभी भी अगर आप देखोगे, उसने बोला बजट एस्टिमेट है, देखिए पहले, अभी तो जीएसटी हो गया है, अभी अगर आप देखोगे, पहले देखोगे तो कॉर्पोरेशन टैक्स से सबसे ज्यादा रिसीट आता था, तो पहले पे कॉर्पोरेशन टैक्स है, दूसरे पे आपका क्या था, जीएसटी था, ठीक है। बाकी की जो भी एक्साइज ड्यूटी है बाद में आती है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास बी पार्ट। ईज ऑफ डूइंग इट्स इंडेक्स है, उस टाइम का तो इंडेक्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट आपको अभी का इंडेक्स देखना पड़ेगा, इंडिया की रैंकिंग देखनी पड़ेगी, ठीक है। और पैरामीटर्स में कौन सारे के सारे पैरामीटर, जैसे ये तो पैरामीटर्स आपको पता है, पर कौन सा डिट्योरेट किया था, किसमें इंक्रीज हुआ था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं नोट्स में डाल दूंगी, आप देख लेना, ठीक है। तो इसमें उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी था, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी मैं अभी आपको पढ़ा चुकी हूँ, अभी इसी जब हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे तो इसी पे क्वेश्चन था, नेशनल फूड सिक्योरिटी पे। इन एक्ट 2013 में हुआ था, 2014 में रोल्ड आउट हुआ था, 67% है, ये भी मैंने आपको बताया था। बट ये इंप्लीमेंट हर जगह होगा, क्योंकि फूड तो सबको देना है ना, अगर लॉजिकली भी सोचोगे तो फूड तो सबको चाहिए। अब उसने बोला है इंडिया का कंसिस्टेंटली ट्रेड प्लस, देखिए अगर ट्रेड सरप्लस क्या होता है, जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं देन इम्पोर्ट, इसका मतलब हम ट्रेड सरप्लस कर रहे हैं। तो हमारा कौन कौन सी कंट्रीज के साथ ट्रेड सरप्लस है, तो हमारा है आपका यूएसए के साथ है, यूके के साथ है, ठीक है, और भी आपकी कंट्रीज उनके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। अब ट्रेड डेफिसिट सबसे ज़्यादा किसके साथ है, जहाँ से हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं देन एक्सपोर्ट, तो ट्रेड डेफिसिट है हमारा, सबसे पहले आपका आता है चाइना, फिर उसके बाद बाकी कंट्री जैसे हांगकांग हो गया, साउथ कोरिया हो गया, तो इनके साथ हमारा क्या है, ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। ओके क्योंकि इस बार अगर उसने ट्रेड सरप्लस पूछा तो ट्रेड डेफिसिट भी पूछ सकता है, राइट। अब उसने बोला इंडियन इकोनॉमी, ये बजट से क्वेश्चन है, देखिए अगर कोई भी बजट से क्वेश्चन होगा तो वो हम क्या करेंगे, बजट की क्लास लाएंगे, बट स्टिल अगर मैं देखती हूँ अगर इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैसे करोगे। उसने बोला है कि देर हैज़ बिन अ डी एक्सेलरेशन हुआ ग्रोथ रेट में, चलो ठीक है, देर हैज़ बिन स्लगिश ग्रोथ हुई है, ओके। उसने बोला जो फिजिकल डेफिसिट है एज द परसेंटेज ऑफ डीजी हैज़ बिन एज पर द, मतलब जितना बजट ने एस्टिमेट किया था उतना ही फिजिकल डेफिसिट रहा, ऐसा हो सकता है क्या कि आपने जितना एस्टिमेट किया उतना ही होगा, नहीं, फिजिकल डेफिसिट ऐसा नहीं। अगर उसने बोला ग्रोथ स्लगिश हुई है, तो अगर ग्रोथ स्लगिश है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा करोगे तो डेफिसिट और बढ़ेगा, तो ये नहीं हो सकता, तो ये लॉजिकली आप इसको कर सकते थे। बाकी उसने बोला बजट एस्टिमेट जो हुआ था तो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर किस पे किया था, तो ये आपके लिए हिंट हो जाता है, जब आप बजट पढ़ोगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किस कहाँ पे दिया था, कौन सी सब्सिडी, तो आपका आता था फूड सब्सिडी को दिया था उस टाइम पे, ठीक है। ये तो आपकी ज्योग्राफी की है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखो फिर से आ गया, अब इसमें बताया है कि ऑर्डर बताओ, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर कि सबसे ज़्यादा रैंक किसका था, तो दैट इज पहला जर्मनी था, दूसरा ये, और अभी वाला आपको इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे नहीं है। इंडेक्स ऑफ जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें मैक्सिमम वेटेज किसको दिया जाता है, जो आपके प्राइमरी गुड्स होते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है, ये भी मैंने आपको कराया था। चलिए उसने बोला है देयर विल नॉट बी अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व, डिमांड कर्व में कोई भी शिफ्ट नहीं होगा, अगर क्या होगा, मैंने आपको बताया था डिमांड कर्व में क्या होता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, दिस इज योर डिमांड कर्व है, बट कब उसमें कोई भी शिफ्ट नहीं होगा, दैट इज प्राइस ऑफ द, अगर कमोडिटी का प्राइस फॉल होता है तो उसमें कुछ नहीं होगा। बाकी एवरेज इनकम हो या कंज्यूमर वांट टू बाय मोर, इससे कोई इम्पैक्ट, नॉर्मली देयर विल नॉट बी अ शिफ्ट नहीं होगा डिमांड कर्व में, ठीक है। चलिए अ मार्केट इन विच देर आर लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट, मैंने आपको बार बार बताया होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये तो कितने बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। सो आज हमने कंप्लीट कर दिया है, दैट इज 18 से लेके हमने 20 तक कर लिया है, वी आर लेफ्ट विद आई थिंक 15 16 17 का रह गया है, देखती हूँ आज ही ट्राई करती हूँ कि कंप्लीट कर दे, बिकॉज अभी इतना टाइम भी नहीं रह गया है। इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि साइंस कर लेते हैं एक बार, अच्छे से साइंस हो जाए, ठीक है, साइंस कर लेते हैं इसके बाद कंप्लीट, ठीक है, ओके। सो
थैंक यू सो मच।